बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की अगेन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि न्यूजीलैंड के बाद अब इंग्लैंड ने भी आने से इनकार कर दिया है। इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी बात हो रही है, पॉलिटिकल भी बात हो रही है, क्योंकि इसको क्रिकेटिंग रीज़न के अलावा पॉलिटिकल ज़्यादा देखा जा रहा है। इंग्लैंड के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी बयान दिया कि ईसीबी ने आखिर क्यों इनकार किया। ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें देखने की हैं कि क्या ऐसी रीज़न थी, क्या जो एक स्लोगन था एब्सोल्युटली नॉट वो रीज़न बनी, क्या हमारी जो एजेंसीज थी इतना बेहतरीन काम करने के बावजूद भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर वो मैसेज नहीं दे सकी, क्या जो हमारे इस खिते के अंदर जो अफगानिस्तान की रीज़न है वो बनती है। तो ये सारे पे हम आज डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ नेशनल T20 कप का भी आगाज़ हो चुका है, मैचेस उसकी जगह, क्योंकि दोनों दौरे मनसूख हो चुके हैं, तो अब लड़कों को नेशनल T20 कप के अंदर एंगेज किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। और कहा तो ये जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उसमें से लड़कों को चेंजिंग कर सकते हैं वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के लिए, उस पर भी बात करेंगे। फिर कोचेस के ऊपर बात करेंगे कि 2 कंसल्टेंट रखे गए हैं, मैथ्यू हेडन और फेरेन फ्लैंडर। उनको देखना पड़ेगा कि वो आते साथ वर्ल्ड कप के टीम को ज्वाइन करेंगे और क्या वो ऐसा इनोवेशन लेके आ सकते हैं। ये सारी आज चीज़ों को हम ओवरऑल कोशिश करेंगे कि अपने शो में डिस्कस करें। इन पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ शो में जो गेस्ट मौजूद है बहुत ही स्पेशल है। इनकी जो रिकग्निशन है वो इनके बड़े दबंग किस्म के एनालिसिस हैं, और साथ साथ ये जो अंदर की बात लेके आते हैं, अंदर की खबर लेके आते हैं, ये इनकी स्पेशल एक आइडेंटिटी बन चुकी है। हमारे साथ आज मौजूद है वेरी स्पेशल शुएब जट। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और आपको शुएब अख्तर के साथ देखता रहता हूँ। आज वो शुएब अख्तर के साथ, और आज हमारे पास बड़े स्पेशल शुएब जट है। मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि आपकी जो रिकग्निशन है वो स्पेशलिटी आपकी यही है कि जो आप अंदर की खबर लाते हैं वो मेरा ख्याल है हम सब के लिए बड़ी स्पेशल चीज होती है। हम बात करते हैं जो दौरे की मनसूखी के हवाले से। पहले न्यूजीलैंड ने दौरा पोस्टपोन किया, वो एक बहुत सैड था, और अभी एक्सपेक्टेड यही था कि अब इंग्लैंड भी नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। और अभी बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आएगा। मैं इसको दो जरा फ्रेम करूंगा क्वेश्चन को। पहला मेरा पोर्शन ये है कि क्या ये किसी एंड के ऊपर बोर्ड की लैकनेस है? आपको लगता है कि जो वसीम खान या दूसरे लोग जो काम कर रहे थे, जो क्रेडिट लेते थे इस चीज का, मैं तो इसके साथ शुएब भाई ये भी सोच रहा था कल से कि शायद हमें लगता है कि एहसान मानी को हमने कभी वैल्यू नहीं दी। मैं इसको ना दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं जो टीमें आई और चली गई। आपकी नजर है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, आपको फिक्र है कि ऑस्ट्रेलिया वापस पता नहीं आता है या नहीं आता, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने इनकार कर दिया। अच्छा, मुझे फिक्र है वेस्ट इंडीज की। अच्छा, क्योंकि तो 2 टीमें चली गई हैं, उसकी हम दोनों मजम्मत कर सकते हैं, पूरा पाकिस्तान कर रहा है, इवन इंग्लैंड खुद उसकी मजम्मत कर रहा है। इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, और हम उनको एक्सपोज कर सकते हैं कि उन्होंने क्या डर्टी पॉलिटिक्स खेली हमारे साथ, क्या डर्टी गेम प्ले किया, न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो। प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट इंडीज ने आना है दिसंबर में, ये जेहन में रखें, ठीक, और ऑस्ट्रेलिया ने आना है फरवरी में, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं हो सकता कि वो अनप्रोफेशनलिज्म होगा कि वो आजकल में मना कर देंगे जी हम नहीं आ रहे, ठीक। उन्होंने आना है फेब में, तो इसका मतलब है कि उनका जवाब आएगा जैन में, ठीक है, जनवरी के करीब आएगा, ये दिसंबर के आखिर में आ रहा होगा। वेस्ट इंडीज ने दिसंबर में आना है। अगर वेस्ट इंडीज नहीं आती तो ऑस्ट्रेलिया के लिए गेम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज को आप लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि होना चाहिए आपको, ठीक, तो फिर ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए मुश्किल में आ जाएगा कि इंग्लैंड ने जो अपनी टीम को पुल आउट किया, उसके बाद हर जगह उन पे मुजम्मत हो रही है। इवन उनके अपने क्रिकेटर्स, अपने कॉलमिस्ट, अपनी गवर्नमेंट वो उनकी धज्जियां उड़ा रही है, और उड़ानी भी चाहिए। True. लेकिन अब तशवीश का मामला यह है कि फेडरल मिनिस्टर्स की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज स्टेट कॉल चली गई है, ठीक। इट मींस एक डर्टी गेम का बीज बो दिया गया है। अल्लाह ना करे कि वो जो बीज है वो पौधा बने और फिर उस पौधे से हमारी क्रिकेट को जहर मिले। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, यहां उनकी डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। आपकी खुशकिस्मती है कि वेस्ट इंडीज एक कमजोर जो है ना क्रिकेट बोर्ड है। अगर एक कमजोर क्रिकेट बोर्ड है तो आप उनको पैसे दें, आप उनके खिलाड़ियों को पैसे ऑफर करें, आप पैर बढ़े उनके, आप मिन्नतें करें, तरले करें, किसी भी तरीके से वेस्ट इंडीज को लेकर आ जाए। अगर आप वेस्ट इंडीज को लेकर आ जाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के दौरे से इनकार करना। अब आइए, आप कहते हैं कि एहसान मानी की जो है ना वो कमी महसूस हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि एहसान मानी और वसीम खान, मेरे नजदीक, बहुत मैं गलत हूं, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे नजदीक ये दोनों कसूरवार हैं।
आपने मुश्किल तरीन वक्त में टीम को न्यूजीलैंड भेजा, बार बार भेजा, इंग्लैंड में भी बार बार भेजा। इंग्लैंड में मौत के साए मंडला रहे थे, कोविड का पीक था, पूरी दुनिया वहां से भाग रही थी। आपने अपने क्रिकेटरों को वहां भेजा, किस लिए भेजा? कि बदले में उनकी टीम यहां पर आई। जब बदले की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने टेररिज्म का सहारा नहीं लिया जिस तरह न्यूजीलैंड ने लिया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट थी। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स की मेंटली जो स्ट्रेंथ है उसका इशू था। यार, आपके प्लेयर्स के दिमागी हालत, आपके प्लेयर्स की जिंदगियां, आपके प्लेयर्स के अहले खाना, वो सब अहम है। तो हमारे प्लेयर्स क्या है? हमारे प्लेयर्स क्या सिर्फ कुर्बानी के बक रहे हैं कि जब आप जाए कुर्बान कर दें? तो मेरे नजदीक से क्रिकेट बोर्ड की वीक डिप्लोमेसी। अच्छा शुएब भाई, इसमें एक दूसरा मेरा स्टांस ले लीजिएगा, ये कि आपको लगता नहीं है कि ये आईपीएल का रोल इसमें ज्यादा था, प्लेयर्स उनके आईपीएल के लिए जाना चाह रहे थे, और सेकेंडली ये जो पुराना एरा था बिग थ्री वाला, ये वही दोबारा से, अगर वैसे तो खत्म हो गया बिग थ्री, बट हमें नजर आ रहा है कि ये दोबारा से वो जन्म ले रही है और वही 3-4 कंट्रीज फिर रूल कर रहे हैं, जिसको हम वेस्टिंग ब्लॉक और साथ ये भारत का एजेंडा, ये मिलके पाकिस्तान को डेंट करते चले जा रहे हैं। यार, मैं इसको अवामी मिसाल में अगर बात करूं, मोहल्ले का बदमाश अगर शराफत का ढोंग रचाना शुरू कर दे तो वो शरीफ नहीं होता, वो बदमाश ही रहता है, अंदर से वो वही डर्टी गेम्स खेल रहा होता है। तो ये बिग थ्री जो है वो बेशक सिंबॉलिकली खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से ये एक ही है। इनके मुल्कों में 7-11 हो जो इंग्लैंड में हुआ था, मुंबई अटैक्स हो जो इंडिया में हुए थे, जो कुछ हो जाए वहां पे क्रिकेट हो रही है। ठीक है, आपके यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, तो ये वो गुंडे हैं, ये वो बदमाश हैं जो आपको रजिया समझते हैं। समझ ना, वो रजिया गुंडों में फंस जाती है, जैसे चाहते हैं वो आपके साथ खेल खेलते हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उनकी ताकत के बजाय हमें अपनी कमजोरियों को कोसना चाहिए। वो तो है, वो अपनी जगह है, लेकिन आपने क्या किया इस सारे अरसे में? सिर्फ आप कुर्बानियां देते रहे, आपने कहा जी हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, आप वादों पे काम करते रहे। तो ये मुजरिमों का एहतसाब होना चाहिए कि जिन्होंने वादों पे टीम को भेजते रहे, क्यों नहीं इतने स्ट्रॉन्ग एमओयू जो है वो साइन किए गए कि उनको कहते अगर आप नहीं आएंगे तो भाईजान ये आप पेनल्टी पे करेंगे। अगर ऐसा कोई एमओयू होता तो आज आपको पैसे भी मिलते, क्रिकेट भी मिलते। अच्छा शुएब भाई, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब करना क्या है? अभी जैसे हमारे न्यू चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज राजा हैं, क्रिकेटर भी हैं, इस पर भी मैं आपका स्टांस जरूर जानना चाहूंगा कि क्या ये क्रिकेटर को होना चाहिए, नहीं, लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि अब करने की क्या चीजें हैं, डिप्लोमेटिक वे के ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और पीसीबी को जिस तरह आपने खुद ही कहा कि बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज लेने चाहिए, एमओयू साइन होने चाहिए, ट्रीटीज ऐसे साइन होने चाहिए कि हम इन कंडीशंस के ऊपर आपकी कंट्री में आएंगे अगर आप हमारे पास आएंगे, क्योंकि इसमें पास में ऐसा कोई प्रेसिडेंट हमें मिलता नहीं कि कोई कंट्री 11th आवर पे क्रिकेट छोड़ के चली जाए और कोई ऐसी वेग सी स्टेटमेंट दे के थ्रेट लेवल जो भी कोई ऑथेंटिक नहीं था। तो क्या स्टेप्स आपको लगते हैं कि पीसीबी लेगा या रमीज राजा को लेने चाहिए? अब देखिए, रमीज राजा को भी हमें टाइम देना चाहिए, आपको भी, मुझे भी, पूरे पाकिस्तान को टाइम देना चाहिए, क्योंकि बहुत अर्ली है। वो पंजाबी की मिसाल है कि शेर मंडाते ही ओले पहना शुरू हो गए, मतलब सर साफ करते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। तो इनका वही वाला हिसाब है, समझ रहे हैं? यहाँ पे बेचारे अभी चार्ज संभाले और अगले दिन से ही बुरी खबरें शुरू हो गई, तो अभी हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मीनवाइल रमीज राजा को भी थोड़ा सा संभल के बयान देने चाहिए, क्योंकि अब वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, अब वो कोई यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे, बल्कि वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड एक सिस्टम का नाम है, सिस्टम पॉलिसी के बगैर कोलैप्स कर जाता है। आपने पॉलिसी अपनी बनाई होगी यकीनी तौर में, लेकिन हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेके जाए। इतने बड़े वाकयात हो गए, उसके बाद आपको स्मार्ट कार्ड प्ले करनी है, ना कि आप ब्लंट कार्ड प्ले करें। समझिए, ब्लंट सही था, आपने शुरू में मजम्मत कर दी, अब चीजों को तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक टेस्ट क्रिकेटर का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना खुशाइंद है। आप यकीन करेंगे, दुनिया उनको बुरा कहती है, हो सकता है आप भी जो है ना उनको अच्छा ना समझते हो, लेकिन एजाज भट्ट बहुत ब्लंट आदमी था। एजाज भट्ट के एरा में जो जो काम हुए हैं, अगर आप उनको रिकॉल करेंगे, आप कहेंगे यार वाकई उसने बहुत बड़े काम कर दिए। जब इंग्लैंड वाला इंसिडेंट हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का, वो आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार थे। तो आपके क्रिकेटर अप्रूवर बन गए तो उनको बैकफुट पे आना पड़ गया। तो बहरहाल एक क्रिकेटर का क्रिकेट में आना अच्छी बात होती है। फिर रमीज राजा ने टाइम देखा है, फिर मॉडर्न डे क्रिकेट को देखा है, तो अच्छा फैसला है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मजीद बात करते हैं कोचेस की। मैं पहले बात करना चाहूंगा, हमारे कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई काउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। जैसे पहले मिसबा आए, वकार आए, मेरी खुद बड़ी रिजर्वेशन थी इन दोनों के ऊपर कि इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका जो मेथडोलॉजी थी, जो जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्रिकेट खेलते थे, कोचिंग के हवाले से बात करें या इवन इनकी कैप्टनसी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क थे, बट हम कोचिंग के हवाले से बात करते हैं।
वो काफी नेगेटिव अप्रोच थी और हमें लगा कि उसमें हमें वाइट बॉल में पर्टिकुलरली बहुत डेंट पड़ा पाकिस्तान को। अच्छा, इस तरह 11th आवर पे छोड़ के चले जाना, और वकास यूनुस की स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी कि हमें लगता था कि ये हमें निकाल देंगे इसलिए हम छोड़ गए। तो ये ओवरऑल बताइए कि कितना अनफॉर्चुनेट है कि जिसका दिल किया वो जॉब ली और जब दिल किया वो छोड़ के चला जाए और कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। और इसके बाद अब ये जो न्यू कोचेज आ रहे हैं जो कंसल्टेंट के तौर पे कोचिंग का, इनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? जहर भाई, आप बहुत चालाक हैं। मैंने वकार न्यूज़ का एक इंटरव्यू है, वो शायद आपको लीक हो गया है, आपको चीजें पता चल गई हैं, तो मैं उस इंटरव्यू की बातों को भी रोकता हूँ। लेकिन मैं आपको जो है ना बताता हूँ मेरे नजीब। देखिए, फैसला हो चुका हुआ था। ये फैसला रमीज राजा के चेयरमैन बनने से पहले हो गया था कि व्हाइट बॉल का कोच बदला जाएगा। व्हाइट बॉल से मुराद क्या थी? व्हाइट बॉल से मुराद क्रिकेट थी। ये फैसला मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले से हो चुका था। अगर कुछ लोग समझते हैं कि जी इनके आने से हुआ, तो नहीं। और वकार न्यूज़ ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब फैसले पहले से हो जाते हैं तो उसकी सुनगुन भी पहले से हो जाती है। आपका इदारा है ना, आप उस इदारे में काम करते हैं, उस इदारे में अगर कोई बात ऑफिशियली मैनेजमेंट की जानिब से आपको नहीं भी पता होती है तो अनऑफिशियली, क्योंकि आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं, तो आपको चीजें वाइज आना शुरू हो जाती है कि यार ये कुछ होने जा रहा है। तो ऐसा ही जो है ना वकार कंपनी या मिसबाह को मेरे ख्याल से उनको मैसेज कन्वे हो गया था कि ये तो होने ही वाला है। तो उन्होंने, कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाना, तो उन्होंने ये फैसला किया होगा कि यार बजाय इसके कि हमें एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े कि हमें सैक किया गया है, हम खुद स्टेप डाउन कर लें। और उन्होंने ये फैसला कर लिया। अब बात ये बनती है कि उन्होंने जो फैसला किया, क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना तो बहुत पहले कर लेते, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है ना पुल आउट कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो आएगा स्टाफ उनको 8-9 मैचेस मिल जाएंगे, तो 8-9 मैचेस इट्स इनफ। अच्छा, रमीज राजा का एक इंटरव्यू जो है ना एक प्रोग्राम में मैं भी था, रमीज राजा ने उसमें लाइव प्रोग्राम था, तो उसमें रमीज राजा ने वो बात कही थी, मैंने ये आइडिया पेश किया था कि क्या अब हमें अलग अलग कोचेस की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, जिस तरह अलग अलग कैप्टन होते हैं। ऑल्दो हमारे यहाँ तो फॉर्मेट के कैप्टन है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और ना सिर्फ ये होना चाहिए कि अलग अलग कोचेस होने चाहिए, बल्कि कोचेस लॉन्ग टर्म नहीं होने चाहिए, शॉर्ट टर्म कोचेस होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप इंग्लैंड जा रहे हैं, तो जो इंग्लैंड की कंडीशंस को समझता है वहां से हमें किसी को करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां से करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रमीज राजा कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म कोचेस आपको यहाँ पे अब नजर नहीं आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अब जो कोचेस रखे हैं मिसबाह और वकार की जगह इन एक्सपीरियंस कोचेस रखी हैं। ऐसे ही आगे रेडन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा, और अगर सरेंडर की बात करें तो वो तो 2020 में टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ी। सर वो सिर्फ टेस्ट ही खेले, ओडीआई तो खेलते ही नहीं थे, वो T20 और ओडीआई तो खेले ही नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि वो नहीं, वनडे तो शायद खेले हैं मेरे ख्याल, खेले हैं, लेकिन एज ए वो परमानेंट मेंबर जो टेस्ट स्क्वाड के थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन वकार यूनुस ने भी T20 नहीं खेला था, अगर मैं गलत नहीं हूं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे पास उमर गुल जैसा बंदा मौजूद है, T20 का नंबर 1 बॉलर रहा है, तो आपने जब बॉलर कोच लगाना था तो आप पाकिस्तान के बॉलर अजहर महमूद काउंटीज वगैरह बहुत ज्यादा खेलते रहे, ये जो लीग्स होती हैं T20 की, यासिर अरफात जैसा बंदा आपके पास मौजूद है, आप अपने लोगों को रिस्पेक्ट दे सकते थे। ठीक है, अब जो टीम के साथ इन्होंने लगाए हैं अब्दुल रज़ाक के अलावा, बाकी देख लें सकलैन मुश्ताक, उनका भी कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो इंग्लैंड की टीम के साथ रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज की टीम के साथ रह चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस उनको मैटर करता है। इसीलिए इन्होंने स्मार्ट कार्ड प्ले किया है। जब इन्होंने ये 2 कोचेस अनाउंस किए तो इन्होंने फौरन कह दिया कि हेड कोच हमने भी रखना है और वो लोकल होगा। उसका मतलब यही था कि बातें यही होनी थी। इन्होंने खुद कितनी क्रिकेट खेली है कि ये जो है ना इस फॉर्मेट में आके कोचिंग कर रहे हैं, तो जल्दबाजी का किया गया फैसला है। देखें, मेरा ख्याल है जिस तरह आपके पास न्यूज होती है, मेरे पास भी ये न्यूज पहले ही थी कि इन्होंने लोकल कोचेस की तरफ नहीं जाना, क्योंकि रमीज राजा की जो स्टेट ऑफ माइंड मैं जानता हूं और जितना मुझे पता था कि इनका अप्रोच ये थी कि नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं हमारे कोचेस जो हैं, कुछ अरसा ठीक चलते हैं, फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग फेवरेटिज्म इस लड़कों के साथ पर्सनल इश्यूज पे आ जाते हैं। तो लड़कों की काफी ज्यादा रिजर्वेशन थी, इन्होंने कुछ मीटिंग भी की लड़कों के साथ, तो मेरा ख्याल है उसी के अंदर ये डिसाइड किया कि अब लोकल कोच नहीं आएगा, अब जो आएगा इंटरनेशनल कोच आएगा। अच्छा, उसमें अगर लॉन्ग रन के अंदर बात करें तो मेरी नजर में तो 2 नाम आते हैं, एक गैरी क्रिस्टन आता है और एक एंडी फ्लावर आता है। अगर किसी तरह भी पाकिस्तान तरला मिनता करके इन 2 बंदों में से किसी एक को ले आता है, तो आप नहीं समझते कि लॉन्गर रन में पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत फायदा हो सकता है? जरूर पीटर मॉरिस का नाम भी आप भूल गए, बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि वो भी आ गए हैं। गैरी क्रिस्टन, इनकी ना वो है मसरूफियात है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो शायद ये अवेलेबल नहीं है।
लेकिन बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को एक नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में बारियां लगी हुई हैं। एक बारी मिलती है फॉरनर्स को, गोरों को, फिर अगली बारी मिलती है देसी को। जब गोरों का दौर होता है तो तब यही सारे टेस्ट क्रिकेटर जो है वो कह रहे होते हैं नहीं 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 नहीं, गोरे को यहाँ के सर्कमस्टांसेस का क्या पता, गोरों के और लोकल्स के दरमियान जो है लैंग्वेज बैरियर का मसला होता है, गोरे ये, गोरे वो, गोरे ऐसे, गोरे वैसे। और टीम वाले जो होते हैं वो कहते हैं गोरों की वजह से तो टीम आउटस्टैंडिंग जा रही है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। फिर गोरों की छुट्टी होती है, देसी आ जाते हैं। जैसी देसी आते हैं टेस्ट क्रिकेटर जो गोरों के अगेंस्ट राग राब रहे होते हैं, उनका राग चेंज हो जाता है। वो कहते हैं जी ये तो फलांग जगह का है, ये तो अपने लोगों को फेवर कर रहा है, ये कराची के खिलाफ है, ये पंजाब के खिलाफ है, ये पश्तून के खिलाफ है। तो वो एक जो है ना खिचड़ी सी पकना शुरू हो जाती है। और टीम के लड़के फिर कहने लग जाते हैं कि जी जो हमें गोरा नहीं सिखाता था भाई, ये हमारे लेजेंड हैं, ये हमें आगे सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। तो ये तोते की रट है, समझ लें। एक जानिब केसट बदल जाती है और एक जानिब खिलाड़ियों को कह दिया जाता है भाई अब इसकी गुन गाओ, अब इसकी माला जबो, वो यही करने लग जाती है। अब आप देखें, अगर आप इंटरनेशनली क्रिकेटर्स के जो मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज के लिए आते हैं, जब उनकी बातचीत होती है, उनको देखें और आप अपने उसको देखें, आपके वाला बात शुरू करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, देन वो कोच की तारीफें शुरू करेगा, फिर आखिर में जाते थे कहते जी मैंने भी अच्छा किया। ट्रेंड चेंज करें, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद उस बेचारे को अपना कहने दें यार। ये बड़ा अजीब सा एक ट्रेंड है, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई सिमत नहीं है मेरे नजदीक। शिवजट से वापस आके हम जरा कोचेस के हवाले से भी बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। शिवजट से कुछ मजीद चीजें पूछते हैं। अच्छा, इसी कोचेस की बात कर रहे हैं तो लास्टली ये बताएं कि आपको लगता है कि मिकी आर्थर ने एक टीम डेवलप की थी, उसने हमें चैंपियन ट्रॉफी जीते सरफराज और उसका जो कॉम्बो बना था और 2 साल हम T20 में नंबर 1 रहे, तो क्या उनको हटाना जो था वो जस्टिफाइड डिसीजन था? और सरफराज की भी बता दें साथ साथ, दोनों के हवाले से बताइए। देखिए मिकी आर्थर का ना एक ट्रैक है, आप जब वो जहां जहां गए, जब वहां से आए तो फिर आपको बड़ी बड़ी कहानियां नजर आई। मुझे नहीं पता कि आपको याद है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद याद हो या नहीं भी हो, तो चलो रिकॉल कर रहे हैं। तो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा, मैं लेकर आया था स्टोरी कि उन्होंने टीम में बेटे बनाए हुए हैं। वो जो बेटे थे ना, वो कुछ करें ना करें वो टीम का हिस्सा थे। और उन्होंने डिसलाइकिंग की भी एक लिस्ट रखी हुई थी, सोहेल खान भी आपके सामने होगा उसमें एक नाम, और बहुत सारे क्रिकेटर हैं वो उनकी डिसलाइकिंग में थे। वो कुछ भी करना उन्होंने टीम में नहीं आना था। तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हर बंदा करता है, ठीक है ना। एक बॉब वुलमर की तारीफ सारे मिलके इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह के पास चला गया, वरना पता नहीं उसकी भी लड़ाइयां हो रही होती इस मुल्क में ऐसे ही। तो ये हमारे क्रिकेटरों का अलमिया है। मिकी आर्थर ने अच्छे नतीजे दिए, लेकिन उस टाइम चीफ सेलेक्टर नवामुल हक था, फिर उसको भी आप जो है ना वो करें, फिर सरफराज अहमद को भी करें। अब यहाँ प्रॉब्लम यही है कि उस दौर की कामयाबी मिकी के खाते में डाल दी जाती है, इंजमाम और सरफराज को फारिग कर दिया जाता है। सरफराज को बतौर कप्तान उस वक्त हटाना बड़ी गलती थी जी। उस गलती को आपको खुमियाजा भुगतना पड़ा। आप T20 से नीचे आ गए, वनडे में आपकी परफॉर्मेंस कहां चलेगी, सब जगह आप जो है ना वो करते थे, तो वो गलत फैसला था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्क्वाड और अभी जो नेशनल T20 कप हो रहा है दोनों को कंबाइन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन आजकल कोर टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिहाज से। अच्छा, पहले स्क्वाड को हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन की 15 लड़कों का अनाउंस किया, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है, ओपनर से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे मेन प्लेयर वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर लास्ट 3-4 ईयर से हमारे पास जो आते हैं वो फ़खर जमान है। और जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के अंदर भी देखा, या ओवरऑल वैसे भी हम देखें, चैंपियन ट्रॉफी की मिसाल भी हमारे पास, जब वो खड़े हो जाते हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर, मेरा मानना यह है कि हमेशा परफॉर्म नहीं करता, वो 10 में से हो सकता है 5 मैचेस में करे, लेकिन जब भी वो करेगा वो सिंगल हैंडेड टीम को मैच जिता देता है। तो आप एक उनकी इंक्लूजन और साथ शर्जील की बात करें, अभी कल मैं मैच देख रहा था, बड़ी अच्छी शर्जील ने 43 की इनिंग्स खेली, बड़ी अच्छी निक में नजर आ रहा है। दो कि उसकी फिटनेस के ऊपर आप बात कर सकते हो, बट फखर का तो वो मसला भी नहीं है। तो क्या लगता है, और उसके पैरेलल जो ओपनर हमने मेकशिफ्ट ओपनर हमने बनाए हैं सर, उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे रिजवान है और बाबर खुद है, अब ये शुरू के इनिशियल ओवर्स के अंदर इनका स्ट्राइक रेट 110-115 रहता है, फिर ये ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं, 8-9 ओवर के बाद 115 से 25 तक जाते हैं, और अगर रिजवान मोस्टली बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है इस साल तो वो 140 तक भी ले जाता है। तो 120 बॉलों में से 70-80 बॉलें अगर ये खेलेंगे और 6 का रेशो आपने निकाल के देखे तो बहुत कम है। और पावर प्ले मेरा ख्याल है सबसे मेन चीज़ है जिसमें आपकी कोई टीम 90% मैच जीती है, अगर वो 70+ करती है, वो हम नहीं कर पा रहे।
तो आप ओपनिंग के ऊपर बताइए कि ये कैसे देखते हैं इन दोनों की इंक्लूजन और उनकी एक्सक्लूजन को। ये बात तय है कि 1 से 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं और इत्तेफाक की बात है कि जो टीम के अंदर आ रहे हैं वो ओपनर ही हैं। ठीक है, वो खेलेंगे तीसरे और चौथे नंबर पे, लेकिन आ हो रहे हैं। ठीक है, आपका प्लेयर यही रहेगा। उसकी वजह है कि रिजवान ने इस फॉर्मेट में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं। ठीक, बाबर आजम इसी नंबर पे फिट है। अब आपका ये कंसर्न भी बिल्कुल सही है कि हम बाकी जगह में जाके खेल रहे थे ना, तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो सीमिंग ट्रैक थे, बॉलिंग ट्रैक थे, सारे मामला थे आपके। ये ओपनर टाइम लेते थे, फिर पीछे से आते थे, रन बन जाते थे। अब हम यूएई में खेलने जा रहे हैं। आप आईपीएल देख लें, बाकी चीजें देख लें कि यहाँ पे जो है ना शॉट्स लगते हैं, स्पिनर आके गेम को बताते हैं, लेकिन शुरू में बहुत कम टीमें ऐसी विकेट पे स्पिनर्स को लगाती हैं। तो वो ज्यादातर पेसर्स के साथ जाते हैं, ड्राई विकेट्स, थोड़ी सी वहां पे विकेट जो है ना हेफ्टिक, क्या कहूंगा मैं इसको, मुझे एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा, डबल पेस भी कई दफा आता है। वहां पे ये कंसर्न जरूर आपका बिल्कुल सही है कि अगर ऐसे ओपनर्स जो टाइम लेते हैं, उनके टाइम लेने में कहीं वो 10-12 ओवर ना निकल जाए, उसके बाद जो टेल होगी या मिडिल ऑर्डर होगा, उसके पास एक्सलरेट करने के लिए वक्त ही नहीं होगा। ठीक, तो लेकिन अभी तक की स्ट्रेटेजी यही है कि यही ओपनर जाने हैं। अलबत्ता मुझे नाम रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन 2 खब्बे ओपनरों में से एक खब्बा ओपनर अंदर आ रहा है और वो तीसरे और चौथे नंबर पे खेलेगा। तो अगर आपके मुताबिक अगर एक आ रहा है, मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली वो फखर का नाम मुझे लग रहा है। अच्छा, अगर आते हैं तो फिर तीसरे नंबर पे जो मुझे लग रहा है टीम का जो एम्फेसाइज कर रहे हैं वो हमारा लग रहा है कि सुहेब पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो लग भी रहा है, उसको अभी ओपनर भी बनाया उन्होंने, कैप्टन भी बनाया है। तो आपको लगता नहीं कि सुहेब का नंबर फिर डिस्टर्ब हो जाएगा? क्योंकि सुहेब को मैंने भी कई दफ़ा मिला हूँ, उससे बात की, वो खुद भी बड़ा कंफर्टेबल है नंबर 3 पे, और उसने अपनी मुल्तान सुल्तान को चैंपियन भी बनवाया इसी नंबर के ऊपर, और यूएई के अंदर ही होने जा रहा है, तो फिर उसका नंबर भी तो डिस्टर्ब हो सकता है। भाई अभी मैंने मोहम्मद हफीज का इंटरव्यू किया था, मोहम्मद हफीज भी इसी नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक, वो कह रहे हैं कि मेरे अगर आप नंबर देखेंगे, मैं 3 और 4 पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ, आप मुझे 5 और 6 पे बारी लेने भेजेंगे तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं इनिंग्स को आगे जो है ना उतना वैल्यू ऐड कर सकूं जो तीसरे और चौथे में करता हूँ। ठीक, अब तीसरे चौथे के एक उम्मीदवार हो गए मोहम्मद हफीज, एक आपने बिल्कुल सही कहा कि सोहेब मकसूद, और एक वो जो खब्बा आ रहा है। ठीक है, वो खब्बा तीसरे पे खेलेगा आके। ठीक, आप नाम लेते रहे, मैं नहीं ले रहा। ठीक है ना। अब इन 3 पे प्रॉब्लम ही यहीं पे होगी। बाहर जाने वालों में अब तक के मुताबिक नीचे अब आप आ जाइए तो 2 बैट्समैनों में से एक खब्बा बाहर चला जाएगा, खब्बा जाएगा, खब्बा आएगा। ठीक है, ठीक है, आप खुद समझते रहे कि कौन खब्बा जा रहा है, सारे समझ गए। तो एक खब्बा जा रहा है, एक खब्बा अंदर आ रहा है। ऐसे में प्रॉब्लम यही आएगी कि तीसरा नंबर, हफीज कहते हैं मुझे तीसरा नंबर दें। ठीक है, वो कहते हैं, और अच्छा उनकी स्टैट्स भी बता देंगे, 3-4 में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। ठीक, तो हेब कहता है कि भाई मुझे भी आप तीसरा नंबर दें ताकि मैं थोड़ी सी बोले लूं भी और साथ साथ करना भी। और सोहेब ने अभी जो क्रिकेट खेली है वो ऐसी है कि 1-2 बॉलों के बाद वो हिट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही। ठीक है, अब वो जो खब्बा अंदर आना है वो कहता है कि मैं तो हुई रेगुलर ओपनर, मैं तो हुई नहीं बॉल का बैट्समैन। आप मुझे 5वें छठे में या चौथे 5वें में भेजेंगे तो बॉल तो पुराना हो चुका होगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे भी तीसरा नंबर दें। ठीक, ये खिचड़ी पकती जा रही है। यही सवाल मैंने सिलेक्शन कमेटी की किसी रुकन से किया था, तो उसने भी कहा था कि यार यही हमारा सरदर्द है, यही मेरा सरदर्द है, यही आपका सरदर्द है और यही कौम का सरदर्द है। अच्छा, इसमें शोएब भाई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, जैसे मैंने बात की क्वेश्चन के अंदर कि 120 बॉलें हैं, ठीक है, 90% आप स्टैट्स उठा के देख लें, रिजवान या बाबर 70-80 बॉल ये दोनों खेलते हैं। अच्छा, जब 70-80 बॉलें ये कंज्यूम कर लेंगे दोनों, तो बाद में जितना भी आए, चाहे हमने 3-4 नाम ले लिए, या इवन उसके बाद भी अगर आसिफ अली की बात करते हैं, खुशदिल की बात करते हैं, या अगर आजम खान खेलते हैं, इन सबको बॉल्स मिलनी है 5, 10, 12, इससे ज्यादा किसी प्लेयर को बॉल्स नहीं मिलनी। अगर आप 5, 10, 12 बॉलें खिला के आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 10 बॉलों पे रजाक की तरह या फरीदी की तरह 40 बना के दे, हमें 35 बना के दे, तो ये आउट ऑफ ब्लू हो सकता है, रेगुलर नहीं चल सकते। ये धोनी हमें याद आता है या हमें रजाक याद आता है कि इस नंबर पे आके हमेशा ही 10 में से 7-8 मैचेस में परफॉर्म कर जाते थे। तो आपको नहीं लगता कि ये इन प्लेयर्स के लिए ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है बाकी सब पूरी टीम के ऊपर? जैन भाई, हमारा अलमिया यही है। देखिए, ऊपर वालों की बात हम करेंगे, पहले ये नीचे वालों की बात कर लेते हैं। यार दीगर तमाम टीमों को आप उठा ले, तमाम इवन बांग्लादेश को आप उठा लें यार, उनका बैट्समैन नीचे से जो आएगा जिसको 8, 10, 12 बॉलें मिलती हैं, वो 8, 10, 12 बॉलों पे 20 से 25 रन ऐड कर जाता है। जी।
आपका ये जो नीचे से आने वाला है ये 8, 10, 12 बॉलों में 15 रन ऐड करता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अपने रोल को समझ नहीं पा रहे यार। आपका रोल है जाके मारना। अगर आप 5वें पे बारी ले रहे हैं तो आपके पीछे 4 ने और ने बारी लेनी है अभी यार, समझ रहे हैं? आप 5वें नंबर पे हैं, नीचे 4-5 ने और ने बारी लेनी हो, भाई मारो। नहीं मारते वापस चले जाओ, नीचे से आगे कोई मार लेगा। इससे ज्यादा रन तो हसन अली बना लेता है, ऐसे ही। तो फिर हसन अली को ऊपर भेजें। और वो हमारे स्पिनर जिनको अब काम स्पिन करना है लेकिन उनको बैटिंग का बड़ा शौक है, वो भी कभी बार इससे ज्यादा रन बना लेते हैं। ऐसे ही। ये जो हमारा 4, 5, 6 का नंबर है ना, इसको अपनी पोजीशन समझना होगी। अगर ये अपनी पोजीशन नहीं समझेगा तो आपको याद है हारिस रऊफ भी अब तो हिट कर लेता है आगे, ठीक है? तो फिर आप जो है ना एक काम करें कि ये जो लोअर ऑर्डर है इसको कहेंगे भाईजान आपने सिर्फ फील्डिंग करनी है और आपने सिर्फ तालियां बजानी है, बॉलिंग जो है बॉलर बॉलिंग भी करेंगे, आपकी वाली बारी भी ले लेंगे। ये तो इनका मसला आ गया कि ये अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। अब आ जाए ऊपर का बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। आप देखें कि 10 ओवरों में पहले 5 ओवर की बात करते हैं। ये जो T20 की स्ट्रेटेजी होती है कोचिज के, उस हवाले से मैंने कोचिंग कोर्स भी किया है, लेकिन जो मैंने बड़े कोचिज से बात की है, ये 6 ओवरों का पहला स्पेल लेते हैं। हाँ जी। फिर 6 ओवरों के बाद ये 6 से 13 तक का दूसरा स्पेल लेके जाते हैं, 7वें ओवर से 13 स्पेल तक का जी। फिर ये 13 से 18 तक या 17 तक ले जाते हैं, फिर 17 से 20 का एक स्पेल, बिल्कुल ऐसे ही इसको तोड़ लेते हैं। अब अगर आपके स्कोर बोर्ड पे 5 ओवरों के बाद 35-40 रन लगे होंगे और अपोनेंट टीम उन 5 ओवरों में 55 से 60 रन बनाएगी तो मैच तो आधा वहीं तय हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर शुरू के 5 ओवरों में दायरा भी उन्होंने लूट लिया, 50 से 55 रन बना लिए और बॉटम के डेथ ओवर्स के 5 ओवरों में 50 से 60 रन बना लिए, तो 10 ओवरों में तो 100 रन उन्होंने ये बना लिए। तो बीच के जो 10 ओवर हैं उन 10 ओवरों में वो 70-80 रन भी ऐड कर लेते हैं, तो वो बड़ा जो है ना फाइटिंग स्कोर हो जाता है जी। अब आपके स्कोर बोर्ड में 5 ओवरों में 30 से 35 रन लगे हो और फिर आपके डेथ ओवर्स में भी आगे इतने ही रन बने, तो आपके 10 ओवरों में आगे 70 रन, ठीक है, 60 से 70 रन आ गए और बीच के 10 ओवरों में भी आपने 60 से 70 ही बनानी है, तो आपका स्कोर कहां खड़ा होता है? 120 से 140 के दरमियान। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जो फाइटिंग स्कोर नहीं है जी। ये हमें समझना होगा। T20 क्रिकेट स्मार्ट क्रिकेट है। पूरी दुनिया जो है वो अपने हिटर्स को इसलिए मौका देती है, ऐसे नहीं कि जाओ और विकेट गवा के आ जाओ, कहते मारो यार। और इवन हमारे सामने मिसाल अवेलेबल है वेस्ट इंडीज की कि उनके सारे हिटर हैं, उन्होंने एक भी ऐसा प्लेयर नहीं रखा हुआ और शायद इसी वजह से 2 दफा के वो वर्ल्ड चैंपियन है। हमें इस मेथोडोलॉजी को, इस साइंटिफिक रिसर्च को सोचना पड़ेगा, मेरा ख्याल है उस पर काम करने की जरूरत है। शेफ जट से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। शेफ जट से जरा मजीद डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन भी लीजिए कि अब मिडिल ऑर्डर की भी हम जैसे बात कर रहे थे, ओपनर की तो काफी बात कर ली, अब आजम खान की इंक्लूजन पे बड़ी क्वेश्चन मार्क है। फिजिक वाइज ना वो भाग सकते हैं और मोहम्मद वसीम ने, मैंने जब क्वेश्चन किया उनसे, उन्होंने कहा जी कि उसको तो सेकंड कीपर के तौर पे रखा गया, क्या उनकी जस्टिफिकेशन बनती है? सरफराज जैसे सीजन जो आपका कैप्टन भी रहा है, डगआउट में बंदा बैठा हुआ 2 साल से पहले सैर करा रहे थे, जब मेरा ख्याल है उनकी इंक्लूजन नहीं बनती थी, जब वो इतना बड़ा इवेंट आ रहा है तो उनको घर बैठा दिया गया कि जी आप बैठे हैं, हमें नए लड़के को देना, और उसका स्ट्राइक रेट बड़ा ज्यादा है, जब अभी तक 6 स्कोर किया उन्होंने। एक तो आजम खान की इंक्लूजन बताइए, और दूसरा ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि ऐसी जगह पे शुएब मलिक हमारे पास एक ऐसा कैंडिडेट था? क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम ये इंग्लैंड के अंदर, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता तो शुएब मलिक की बिल्कुल जगह नहीं बनती, क्योंकि बाउंसिंग और स्विमिंग पिचेस के ऊपर उनको प्रॉब्लम होती है। बट यूएई की कंडीशन, एशियन कंडीशन के अंदर वो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं और फिनिशर का रोल भी अदा करते हैं। तो इनका जरा दोनों का बताइए, उनकी इंक्लूजन और उनको ना सिलेक्ट करना, ये कितना डेंटफुल हो सकता है? देखिए, पहले मैं आदम की बात कर लेता हूँ। देखिए, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे काफी स्टेक होल्डर्स हैं, एमसीआर है, पीसीआर है, टेक्निकल स्टाफ है, कैमरा स्टाफ है, ऑडियो इंजीनियर है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, इस तरह काफी हुआ है। आजम कैपेबल है। आजम ने T20 में डबल सेंचुरी बनाई है, पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं बनाई। कराची में एक मैच था, जो क्लब मैच था, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, और भी उसने बड़ी अच्छी बारियां ली है। प्रॉब्लम यह है कि उस बच्चे को हर कोई प्रेशराइज करने लग गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गया हुआ है। जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अभी तक प्ले ही नहीं कर पा रहा। अगर 2021 से 2020 से या 2021 से अगर आप देखेंगे इस स्टैंड को, पाकिस्तान के 3 टॉप के छक्के मारने वालों में मोहम्मद हफीज के बाद आजम का नंबर है। इसका मतलब है वो छक्के मार सकता है। अब सवाल ही पैदा होता है कि वो छक्के क्यों नहीं मार रहा? अगर मार सकता है तो
जवाब ये है कि उसको प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा। अगर एक प्लेयर को आप इतना प्रेशराइज करेंगे, क्या फहीम अशरफ को मुसलसल मौके नहीं दिए, उसको इतना प्रेशराइज क्यों नहीं किया गया? क्या शादाब खान मुसलसल टीम पर बॉल नहीं बने हुए, नायब कप्तान आपने बना दिया। अब आजम के सिर्फ वेट की वजह से सारी तोपों का रुख उसकी तरफ है। एक उसका अपना वेट, उसके अब्बा जो है हैवी वेट है, समझ रहे, मुहीन खान एक हैवी वेट है। ये दो वेट जो है ना, उसकी वजह से सारी तोपों का रुख उस तरफ है। आप फहीम अशरफ को देखिए ना, कितने मौके दिए, आप शादाब खान को देखिए कितने मौके दिए, इफ्तिखार अहमद को कितने मौके दिए, आप मतलब जिस खिलाड़ी आसिफ अली को कितने खुशदिल को इनके आधे मौके भी अभी तक आजम को नहीं दिए। आजम अगर एक मैच भी खेलता है तो कम से कम 100 तोपों का रुख उसकी तरफ होता है। एक उसको बॉलर खेलना होता है और बाकी उसको ये 99 जो है वो तनकीदी तोपों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शेख भाई ये बात होती थी, मेरा इसी जगह मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो पीसीबी का स्टांस रहा वो कंटिन्यूसली ये था कि फिटनेस के ऊपर उन्होंने बड़ा जोर दिया लास्ट 2-3 ईयर, तब से ये मैनेजमेंट आई, इन्होंने कहा जी फिटनेस पे जीरो कंप्रोमाइज है, हमने यो टेस्ट डाल दिया, हमने ये एक्स्ट्रा ये डाल दिया। तो भाई अगर आपका क्राइटेरिया फिटनेस था तो फिर ये दो बंदों की शर्जील या आजम को तो फिर को बिल्कुल पास नहीं आना चाहिए टीम के, तो इंक्लूजन वर्ल्ड कप जैसे स्क्वाड में कैसे कर सकते हैं? यार देखिए ना, कुछ चीजें होती हैं वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। आपने ये जो मिसाल दी बिल्कुल सही थी। वेस्ट इंडीज में आप देख लें, क्या वो राकिब जो है उसका वेट आप देख लें, और भी आप उनका अपना कप्तान देख लें, केरन पोलार्ड देख लें, सही है वेस्ट इंडीज का। आप बाकी टीमों के खिलाड़ी देख लें, कुछ खिलाड़ी होते हैं उनकी बिल्ड ऐसी होती है। ये बयान देते हुए आपको सोचना चाहिए कि जब आप बयान दे रहे हैं तब आपके जहन में क्यों नहीं है कि आप यासिर शाह को अनफिट खिलाते रहे, आपके जहन में क्यों नहीं है कि इमाद वसीम की जो फिटनेस के मामला हैं उस पर अक्सर खबरें आती रही, आपके जहन में और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी फिटनेस को लेकर बड़ी बातें मीडिया में आती रही और सारे मामला होते रहे, बाद में कोचेज ने भी उनका इतराफ किया। तो फिर आप जब किसी प्लेयर को मौका दे रहे हैं तो फिर आप ये बात जो है ना खुलकर करें। लेकिन मैं वो बात कर रहा था कि आजम की ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि उसको इतनी तोपों का सामना करना पड़ता है, उसका काम है क्रिकेट खेलना। ठीक, अगर वो फेयरलेस क्रिकेट खेले तो आप ये मेरे लफ्ज नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर में वो शामिल होंगे वर्ल्ड कप में। अगर फेयरलेस क्रिकेट खेली, जो वो खेल सकते हैं, बस प्रेशर में आए हुए हैं तो उनको ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है, कोई बैठ के उनको मोटिवेट करे, वो कर ले। शोएब मलिक वाला आपने सवाल पूछा था, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट को अब अगले 3 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। पहले होता था एक वर्ल्ड कप को, अगला वर्ल्ड कप 4 साल बाद होना है, उखाड़ पुछाड़, टीम टूटती है, बनती है, सब बन जाती है। अब आपको ये तीनों वर्ल्ड कप, ये खत्म होगा, अगला वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, वो खत्म होगा, उससे अगला वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। तो पाकिस्तान की जो भी सिलेक्शन कमेटी होगी, जो भी थिंक टैंक होगा, वो अब फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। खुशदिल शाह वो आपका फ्यूचर है, ठीक है। आसिफ अली परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आप उस पर इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप बॉलर्स में आ रहे हैं, आप यंग गन्स पे लेके जा रहे हैं। हसनैन खिलाते नहीं है, पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है, तो लेकिन वो भी आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट उसको कर रहे हैं, सही है। हारिस है, हसन है, ये सारे अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम उन्होंने जेहन में रख के ये सोचा होगा कि मलिक साहब को बड़ा मौका दे दिया, अब ये यंग गन्स को दें। अच्छा, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक मलिक तो टीम में नहीं आ रहे। अच्छा भाई, मुझे लास्टली थोड़ा बॉलिंग के ऊपर भी क्लोजिंग नोट पे बात कर लेते हैं। उसमें पीएसएल का सबसे बेस्ट बॉलर जो था, हाईएस्ट विकेट टेकर जो था, धानी था, हमने उनको ऐड नहीं किया। फिर इसी तरह वहाब रियाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, पेस भी अभी पूरा इंटैक्ट है। तो आपको लगता है कि इन जैसे हसनैन को हमने चांस दिया, प्रेफरेंस दी, हारिस रऊफ को बड़ी मार पड़ रही थी पिछले रिसेंट पास के अंदर, काफी स्कोर हुआ उनके अगेंस्ट, आपको लगता है कि इन दोनों में से, यहाँ इवन कुछ लोग तो अभी आमिर की बात कर रहे हैं, बट आमिर की अभी परफॉर्मेंस थोड़ी सी उस तरह नहीं नजर आई हमें, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ सीनियर मेंबर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके परफॉर्म करने के लिए जरूरी था, या धानी का एक्स फैक्टर हमें डाल देना चाहिए था? जहां नए लड़कों की आसिफ अली का रिस्क ले रहे हैं, आजम का रिस्क ले रहे हैं, तो बॉलिंग के अंदर भी एक एक्स फैक्टर ऐसा होना चाहिए था। देखिए धानी अभी तक मैं बता रहा हूं जो बातचीत है उसमें धानी नहीं है, ठीक है, जो अभी तक बातचीत चल रही है। धानी अच्छा बॉलर है, लेकिन आपने उसको जाया किया। T20 में उसने परफॉर्म किया और आप उसको टेस्ट टीम में लेके चले गए। क्या अहमकों की जन्नत में रहते हैं? अगर आप उसको वर्ल्ड कप खिलाना तो आप उसको इंटरनेशनल क्रिकेट का मजा पहले से चखाते, ग्रेजुअली लेके आते। हसनैन की आप बात कर रहे हैं, 2.5-3 साल से हसनैन टीम के साथ है, लेकिन कंसिस्टेंटली वो 5 मैच नहीं खेल सका, ऐसा ही, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ हारिस रऊफ पे मुसलसल इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, और वो भी 10, 11, 12, 13, 10, 11 की कौमी तरफ दे ही जा रहा है, फिर भी आप नहीं हटा रहे। तो यहां से पता चलता है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग कहीं ना कहीं खड़ी है।
बिल्कुल। नसीम शाह को आप लेकर आए यार, अगर वो पिट गया फिर उसमें इंजरी का मामला हो गया तो आप उसको इन्वेस्ट तो करते हैं ना। प्रॉब्लम यही है, बढ़ा चढ़ा के लेकर आते हैं उसके बाद बिठा देते हैं। हसनैन को भी बढ़ा चढ़ा के लेकर आए, आपको याद होगा वो पीएसएल में उमर खान आया, सेंसेशन करार दिया जाने लग गया। इब्तिसाम शेख आया, सेंसेशन करार दिया जाने लग गया। सही है, आमिर यामीन की मिसाल सामने है यार, कितना परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद बेचारा बस परफॉर्म ही कर जा रहा है, लेकिन उसको उसका सिला नहीं मिल रहा। तो हमारे यहाँ कुछ ज्यादतियां तो हो रही हैं। अच्छा, उसमें लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, वहाब रियाज या आमिर की इंक्लूजन देखते हैं आप इसमें? वर्ल्ड कप में कोई तब्दीली नहीं है, मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ एक तब्दीली है, एक खब्बा बैट्समैन जाएगा, एक खब्बा बैट्समैन आएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। शेख भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। नाज़रीन, आपने शेफ जट की बड़ी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।